एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 डिमांड करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे ये टॉपिक मीनिंग क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व्स, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व या चेंज इन द डिमांड कर्व, ये सब हमें पढ़ना है। सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड, ये सारे हम टॉपिक कवर करेंगे। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम व्हाट इज डिमांड, डिमांड होता क्या है। सो डिमांड के लिए हमें पहले तीन चीज जानना जरूरी है। एक तो ये है कि डिजायर, डिजायर मतलब होता है इच्छा, ठीक है। दूसरा परचेसिंग पावर मतलब पैसा होना चाहिए, और तीसरा आपको पैसा खर्चा करने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी डिमांड हो सकता है। मान लो एक भिखारी है, वो लंदन जाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो डिमांड नहीं हो सकता। अगर मान लो लंदन जाना चाहता है, उसके पास पैसा भी है, देन मैंने बताया डिजायर। मान लो एक भिखारी है जो कि लंदन जाना चाहता है, डिजायर तो है उसके पास, लेकिन सिर्फ डिजायर क्या डिमांड क्रिएट करता है? नहीं, उसके पास पैसा भी होना चाहिए। मान लो उसको पैसा भी है, लेकिन अगर वो पैसा खर्चा करने को तैयार नहीं है, जब तक वो पैसा वो खर्चा नहीं कर रहा है तब तक इट विल नॉट क्रिएट ए डिमांड। सो दीज थ्री थिंग्स आर नीडेड। सो इसके बेसिस पे हम डिमांड का डेफिनेशन करते हैं यहाँ पे। सो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ है। एक तो है कि डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ, को कितना खरीदना चाहते हो, ज़्यादा या कम, ज़्यादा या कम खरीदना चाहते हो, जो कि कंज्यूमर विलिंग भी है, डिजायर भी है, एंड ऑल्सो ही हैज परचेसिंग एबल मतलब परचेसिंग पावर भी है खरीदना। और वो एट ईच पॉसिबल प्राइस, पॉसिबल प्राइस मतलब होता है मान लो अगर 1 रुपी है तो ये 5 खरीदना चाहता है, 2 रुपी हो तो 4 खरीदना चाहता है, अगर प्राइस 3 रुपी हो तो 3 खरीदना चाहता है। सो अलग अलग प्राइस पे वो क्या क्या डिमांड करता है, और दैट टू विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मे बी इन ए वीक, इन ए आवर, इन ए डे, इन ए वीक, मंथ, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से डिमांड क्या होता है, कितना खरीदना चाहता है, सिर्फ खरीदना नहीं, उसको परचेसिंग पावर भी होना चाहिए। और मे बी प्राइजेज जो है, पॉसिबल प्राइस है, प्राइस अगर 1 रुपी है तो कितना खरीदना चाहता है, 2 रुपी है तो कितना खरीदना चाहता है, तो यही चीज़ बताता है डिमांड। सो डिमांड जो होता है मे बी आइदर इंडिविजुअल हो सकता है या मार्केट डिमांड हो सकता है। जब इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक बंदे की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और मार्केट डिमांड मतलब जितने भी सारे कंज्यूमर हैं मार्केट में, उनका टोटल डिमांड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है। तो हम पहले देखते हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि क्या क्या फैक्टर है जो कि डिमांड को हम कितना खरीदे वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले प्राइस के ऊपर डिपेंड, अगर मान लो प्राइस हाई है तो हम डिमांड लो करते हैं, प्राइस लो है तो डिमांड हाई करते हैं। सो ठीक है। अगर मान लो कि 1 रुपी है तो हम 10 डिमांड कर रहे हैं सपोज, ये डिमांड हो गया कि प्राइस हो गया। अगर प्राइस 2 रुपी होता है तो मैं 8 करूंगा, अगर मान लो 3 रुपये तो हो सकता है 5 करूँ। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाता है डिमांड जो होता है वो कम होते जाता है, ठीक है। सो प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम कौन सा रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, यहाँ पे एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है। रिलेटेड गुड्स मतलब होता है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट मतलब वो गुड जो कि वन कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर। इसमें टाइम, अगर मान लो पास टी नहीं है तो कॉफ़ी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर कॉफ़ी नहीं है तो टी यूज़ कर सकते हैं। बोथ कैन बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है और कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट चाय है, ठीक है। सो इस तरह से अगर मान लो कि सब्स्टिट्यूट गुड जो है, तो इसमें इन दोनों में क्या रिलेशन है। मान लो कि एक गुड है जिसका टी है, सो अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है, सपोज टी का प्राइस बढ़ जाता है, तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। सो बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाता है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो टी और कॉफी जो सब्स्टिट्यूट है, इसका क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मान लो कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, सो लोग क्या करेंगे, टी पीना शुरू कर देंगे, तो टी का, तो बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर ऐसा होता है देन वी कॉल इट एज ए सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि एक दूसरे के साथ यूज किया जाता है। जैसे जैसे कार और पेट्रोल हो गया, तो अगर कार है और पेट्रोल है, ठीक है, अगर कार का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग कार कम डिमांड करेंगे, तो पेट्रोल का डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है।
सो अगर मान लो कोई इसका प्राइस बढ़ने से इसका डिमांड कम हो जाता है, ठीक है। और अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस जो है वो बढ़ गया तो कार का डिमांड कम हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो जब कोई भी सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब वो गुड जो बोथ आर यूज टुगेदर, ऐसे उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। और इनका क्या रिलेशनशिप है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड डिमांड फॉर प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस जो है वो प्राइस क्या है इनवर्स। अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ पेट्रोल कम हो जाएगा, क्योंकि लोग कम कार यूज करें तो पेट्रोल भी कम यूज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये है आपका रिलेटेड गुड्स में। कंज्यूमर दो तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब वो गुड जो जिसका प्राइस इंक्रीज होता है, सॉरी इनकम अगर बढ़ता है, मान लो ये वाई इनकम है, अगर इनकम बढ़ता है तो जो डिमांड जो है ना वो भी बढ़ जाएगा। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब वो गुड्स जिसका डिमांड बढ़ जाता है विद इंक्रीज इन इनकम, ऐसे गुड्स को नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। और इंफीरियर गुड्स क्या होता है, वो गुड्स होता है जिसका डिमांड कम हो जाता है। अगर मान लो इनकम इंक्रीज होगा तो आप डिमांड कम करोगे, ठीक है। जैसे कि मान लो आप नॉर्मल गुड्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ऐसे गुड्स नॉर्मल गुड्स होते हैं। इट में बी टीवी हो सकता है, इट में भी फूड हो सकता है, इट में भी क्लोथ हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। लेकिन इंफीरियर गुड्स मतलब देखो ये स्पेशल गुड्स होते हैं। जैसे मान लो टोन मिल्क हो गया, मान लो एक बंदा जाता था पहले और एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज्ड टू बाई लीटर ऑफ टोन मिल्क, लेकिन अब उसका इनकम पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया, तो क्या ज़्यादा टोन मिल्क खरीदेगा? नहीं, वो टोन मिल्क कम कर देगा, अब 1 लीटर ही खरीदेगा और उसके जगह पे फुल क्रीम मिल्क लेना शुरू कर देता। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ा टोन मिल्क का डिमांड कम हो गया। एंड सच गुड्स आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। ऐसा कोई गुड्स नहीं होता है जो कि इंफीरियर या नॉर्मल होता है, ये डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। जब हम इनके इनकम को ध्यान में रखते हो, जब इन चीज़ के रिलेशन पढ़ते हैं, देन ओनली वी कम टू नो दैट वेदर दे आर इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स, ठीक है। अब आता है थर्ड हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर मान लो कोई चीज़ फैशन में है, कोई लोग प्रेफर कर रहे हैं तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और कोई चीज़ आउट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो उसका डिमांड गिर जाएगा। सो यही है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देयर इज नो मच एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। देखते हैं अगर मान लो कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अभी ज़्यादा खरीदने लगते हैं, ठीक है। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑल्सो कंपेल इट टू बाई मोर। अगर मान लो फ्यूचर में इफ यू थिंक, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, अगर आपको मोबाइल है, अगर आपको लगता है कभी वो मान लो 20,000 का है और ये इसका प्राइस 30,000 हो जाता है, आप अभी खरीदना शुरू कर दोगे तब डिमांड बढ़ जाएगा। अगर फ्यूचर में लगता है प्राइस घट जाएगा, अभी 20,000 है, फ्यूचर में अगर मान लो इसका हो सकता है कि 10,000 हो जाए, तो आप क्या करोगे, अभी नहीं खरीद के उस दोगे जबकि प्राइस गिर जाएगा, तो उस समय डिमांड, अभी फिलहाल डिमांड कम हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर देन demanding now more, and if you expect the price to fall in future then you stop buying now, demand fall हो जाएगा and you will wait till price falls. So these are the determinants. अब एक चीज आप इसमें ध्यान रखो कि ये जो पहला, दूसरा और तीसरा है ना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल मान लो पूछ देंगे हाउ इनकम ऑफ कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा ये 3 नंबर का कि नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है, और क्या रिलेशनशिप है दोनों का विद द इनकम, ठीक है। सो इस तरह से इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का। मीनिंग लिखना है, मीनिंग लिखना है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मीनिंग लिखना है, एंड देन यू हैव टू टेल द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एंड सब्स्टिट्यूट और प्रोडक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड क्या होता है, देखो मार्केट डिमांड में ये जो हमने 5 डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर पढ़ा है वो तो है ही, उसके अलावा और भी 3 आ जाता है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर मान लो साइज ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली डिमांड ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होगा। कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है कि क्या साइज जितने भी पॉपुलेशन है उसमें बच्चे ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चों का प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड होगा, ठीक है, और बाकी लोगों का कम होगा। अगर मान लो बूढ़े ज़्यादा हैं तो मेडिसिन वगैरह या what is used by old people that will be more demanded more. So size and composition also affect the demand of a product, ठीक है। सीजन एंड वेदर, अगर मान लो कि रेनी सीजन है तो ऑटोमेटिकली अम्ब्रेला का डिमांड, रेन कोट का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। गर्मियों में कॉटन क्लोथ का डिमांड बढ़ जाता है, तो इस तरह से और स्वेटर वगैरह ये हो गया, जैकेट वगैरह, उसका डिमांड कम हो जाता है। तो ये भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर मान लो इनकम है और सबके पास इनकम है तो उस समय क्या होता है कि गुड्स विल फॉर एवरीबॉडी। लेकिन अगर मान लो इनकम कुछ लोगों के पास ही है, रिच लोगों के पास ज़्यादा इनकम है, तो उस समय ज़्यादा डिमांड नहीं हो सकता है क्योंकि सबके पास इनकम नहीं है। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑल्सो अफेक्ट द
मार्केट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, सो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स है, या हम इसको बोल सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। अब आता है नेक्स्ट हमारा डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है देखते हैं। डिमांड शेड्यूल मतलब होता है ये टैबुलर स्टेटमेंट है, टेबल के फॉर्म में जब हम डिमांड को प्रेजेंट, डिमांड और प्राइस को प्रेजेंट करते हैं, शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइजेस। जैसे मान लो ना कि यहाँ पे हमारे पास ये बना हुआ है, ये है हमारे पास टेबल। जैसे मान लो प्राइस 5 है तो आप 1 खरीद रहे हो, मान लो प्राइस 4 हो गया तो आप 2 खरीद रहे हो, प्राइस 3 हो गया तो आप 3 खरीद रहे हो। जैसे जैसे प्राइस घट रहा है आप ज़्यादा खरीदते जा रहे हो। हम शो करते हैं ना, इसको बोलते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। सो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट it is a tabular representation of quantity of commodity that a consumer is willing and able to buy at। हम प्राइस 2 है तो 4 खरीदना चाहते हैं, प्राइस 3 हो गया तो 3 खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह से ये क्वांटिटी जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे, और उसको हम टेबल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड टैबुलर स्टेटमेंट। ठीक है, सो डिमांड शेड्यूल बोलते हैं इसको बेसिकली। सो डिमांड शेड्यूल भी दो तरह के होते हैं, एक तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो हम देखते हैं दोनों क्या क्या होता है। इंडिविजुअल तो मैंने अभी बताया कि अगर एक पर्सन का डिमांड, जैसे मान लो डिमांड ऑफ एक्स या वाई का डिमांड जो है वो हम यहाँ पे शो किया हुआ है, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई है। अगर मान लो प्राइस जो है 5 है तो 1 डिमांड कर रहे हैं। इस तरह से जैसे जैसे प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ता जा रहा है। सो अगर एक इंडिविजुअल का डिमांड को जो हम शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, देन दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लेकिन यही अगर मान लो हम मार्केट डिमांड कर्व शो करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग मार्केट में होते हैं, लेकिन हम अपने एजम्पशन के लिए, हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम ये मान के चलते हैं कि देयर आर ओनली 2 कंज्यूमर इन द मार्केट, ए एंड बी। ठीक है, और ये प्राइस है 5 4 3 2 1। अगर जब प्राइस 5 है तो ए जो है 1 डिमांड करता है, प्राइस 4 है तो ए 2 डिमांड करता है, 3 है तो 3, 2 है तो 4 और 1 है तो 5। उसी तरह से हाउस होल्ड बी का भी कुछ डिमांड है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हाउस होल्ड ए। जब 5 है तो 2 डिमांड करता हो, 4 है तो 3 डिमांड करता है, जब प्राइस 3 है तो ये 4 डिमांड करता है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 4 3 2 1 उल्टा लिख दिया, पहले तो 5 से 1 तक गए, यहाँ पे 1 से 5 तक दिए हैं, 2 4 5 6। और मार्केट डिमांड क्या होता है? जब सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। सो यहाँ पे इन दोनों को 1 और 2 को ऐड कर दिया, 4 को ऐड कर दिया, 7 हो गया, 5 और 4 9, 5 + 6 11 हो गया। सो ये जो हो गया मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड मतलब होता है tabular representation of quantity of commodity that all the consumer in the market are willing to buy। ठीक है, सो देखो हमने क्या देखा था यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है? टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट ए वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब वहाँ पे ऑल द कंज्यूमर ऐड कर दो, सो वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट इज बीइंग डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइजेस। तो हो गया, क्या हो जाता है? वो आपका मार्केट डिमांड हो जाता है। ठीक है, सो ये मार्केट डिमांड हो गया और इंडिविजुअल डिमांड। हम दोनों इंडिविजुअल डिमांड को कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 कंज्यूमर इन द मार्केट, ए एंड बी, और इन दोनों को ऐड करके हम मार्केट डिमांड कर निकाल सकते हैं आराम से। होता है तो डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो हमारा डिमांड शेड्यूल देखो यहाँ पे, ये डिमांड शेड्यूल है हम जो ऊपर हमने बनाया था कि 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ये डिमांड शेड्यूल है जो मैंने अभी समझाया। इसी को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं, देन इट बिकम कर्व हो जाता है। जैसे मान लो कि 0 है, हम हमेशा प्राइस यहाँ पे लेते हैं और हमेशा क्वांटिटी यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो 0 प्राइस है 1 2 3 4 5 लिख दिया हमने, और क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 5। अब जैसे मान लो जब प्राइस 1 था तो कितना डिमांड कर रहा है? 5 डिमांड कर रहा है। प्राइस 2 हो गया तो कितना डिमांड कर रहा है? 4। 3 हो गया तो आपका 3 कर रहा है, 4 हो गया तो 2 कर रहा है, और 5 हो गया तो 1 कर रहा है। जब इन पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं तो हमें कर्व मिलता है, इस कर्व को हम डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, सो डिमांड कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। सो मार्केट डिमांड क्या होता है? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सो हमें बताया कि जो ये प्राइस है और इधर नीचे जो है क्वांटिटी डिमांडेड है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि
जैसे जब प्राइस जो था वो 1 था तो इंडिविजुअल डिमांड जो था आपका ए का 5 था, 2 था वो 4, 3 जब प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड 3 है, और 4 है तो 2 है, और 5 है तो 1 है। उसी तरह से मार्केट में जो दूसरा कंज्यूमर है उसका डिमांड जो है वो कुछ और है, वेरी करता है। जब प्राइस 1 है तो वो 6 डिमांड करता है, और इसी तरह से उसका कम होते जाता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन मार्केट डिमांड हम दोनों को ऐड करके निकालते हैं। सो पहला अगर प्राइस जब 1 है तो ये 11 है मार्केट डिमांड, इन दोनों को ऐड करके, और 5 और 6 हमने ऐड कर दिया। दूसरा जो है प्राइस जब 2 है तो मार्केट डिमांड जो है 9 है, जो कि यहाँ पे 4 और 5 को हमने ऐड कर दिया, 4 और 5 को। उसी तरह से सो मार्केट डिमांड हम देखते हैं कि वो फ्लैटर है देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यही डिफरेंस है इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व में, कि मार्केट डिमांड कर्व जो है फ्लैटर है देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? ये बोलता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो जाता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड। ठीक है, ठीक है, इन्वर्स जैसे मान लो जैसे प्राइस प्राइस जो होता है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड जो होता है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखा, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज ए इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। सिट्रस पैरिबस बोलते हैं इसको। अदर फैक्टर मतलब जैसे मान लो प्राइस बढ़ता है तो हम सिर्फ प्राइस को ध्यान में रखते हैं। अगर मान लो प्राइस बढ़ गया किसी का, ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया और प्राइस इंक्रीज होने से इनकम भी इंक्रीज हो गया तो ये लॉ अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, अगर मान लो प्राइस बढ़ने से डिमांड घटना चाहिए लेकिन इनकम भी बढ़ गया तो फिर वो उतना ही डिमांड करेगा। तो उस सिचुएशन में इनकम वगैरह फैक्टर हो गया, प्राइस और रिलेटेड गुड्स में चेंज नहीं आना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई होता है, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सो हम इसको ध्यान से देखते हैं क्या है। सबसे पहला है चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। ठीक है, अगर मान लो कि डिमांड बढ़ता घटता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, तो हम इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर सिर्फ प्राइस की वजह से, अगर सिर्फ प्राइस की वजह से उस कमोडिटी, मान लो कोई प्रोडक्ट है, अगर मान लो हम राइस है, राइस का प्राइस बढ़ने से डिमांड इसका कम हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर इफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंज ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा जैसे मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया, या अगर मान लो कि इनकम कंज्यूमर का बढ़ जाता है उसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ता है या घटता है, या बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिमांड बढ़ता घटता है तो किसी प्रोडक्ट का, देन दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। सो फर्क दोनों में यही है कि अगर सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ता घटता है तो हम देन इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर अदर फैक्टर देन प्राइस, जैसे आपको बताया मैंने शुरू में आपको कि देयर आर 5 फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, तो प्राइस के अलावा अगर और भी कोई फैक्टर की वजह से प्राइस बढ़ता, डिमांड बढ़ता घटता है, देन दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ठीक है, अब आता है क्वांटिटी। देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मे टेक द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि अगर हो सकता है डिमांड बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है, हो सकता है डिमांड बढ़ जाए या घट जाए। सो उस सिचुएशन में कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में टेक द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज, बढ़ जाना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो जाना। और यहाँ पे चेंज इन डिमांड में टेक द फॉर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। दोनों में फर्क है, इंक्रीज और डिक्रीज में और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, दोनों में फर्क हम देखते हैं क्या फर्क है। देखो, व्हेन द प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेज, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। जब प्राइस घटता है और डिमांड इंक्रीज हो जाता है देन दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। और दूसरा क्या है कि व्हेन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेज ही और सी बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी, देन इट इज कॉल्ड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देन इट इज कॉल्ड इंक्रीज। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन में प्राइस घटने की वजह से डिमांड, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ जा रहा है। अगर प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है देन दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ठीक है, अगर मान लो प्राइस बढ़ और अगर डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर देन प्राइस,
तो अगर मान लो प्राइस, अदर फैक्टर देन प्राइस, जैसे इनकम अगर कम हो जा रहा है, सो व्हेन द इनकम कंज्यूमर इंक्रीजेज ही और सी बाई मोर ऑफ दैट कमोडिटी, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ठीक है, सो एक्सपेंशन कब होता है? एक्सपेंशन कब होता है? प्राइस की वजह से होता है। और इंक्रीज कब होता है? बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर देन प्राइस। अगर मान लो इनकम बढ़ जाता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, देन दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। एंड अगर मान लो प्राइस घट जाए तो हम ज्यादा खरीदते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ठीक है, सो जब हम कैसे शो करते हैं इसको, हम इसी डिमांड कर्व पे नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे एक्सपेंशन मतलब क्या? प्राइस कम हो गया और देन हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। सो हम पहले यहाँ पे थे, अब यहाँ पे आ गए। सो देयर इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व डाउनवर्ड। और यहाँ पे क्या होता है, जब हम ज़्यादा खरीदते हैं तो वी शिफ्ट उसी प्राइस पे, प्राइस सेम है बट वी आर बाइंग मोर ऑफ दैट कमोडिटी, तो यहाँ पे हम राइटवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो एक्सपेंशन हो गया। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये हम कर्व बनाया हुआ है यहाँ पे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलते हैं इसको। इसी डिमांड कर्व पे आइदर भी मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड कब मूव करते हैं? जब प्राइस कम होता है। तो प्राइस कम हो गया तो हम यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ पे हम राइटवर्ड शिफ्ट कर लिए। राइटवर्ड कब शिफ्ट कर लेते हैं? ज़्यादा खरीदते हैं। ज़्यादा कब खरीदते हैं? मान लो इनकम बढ़ गया तो हम ज़्यादा खरीदते हैं उसी प्राइस पे, देन वी मूव राइटवर्ड। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो जाता है। जब प्राइस इंक्रीज होता है, अगर मान लो प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड जो होता है कम हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड कम होता है अगर मान लो हमारा इनकम कम हो जाता है, उसकी वजह से हम कम खरीद रहे हैं, प्राइस उतना ही है, देन दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ गया, देखो यहाँ प्राइस बढ़ गया तो हम क्या खरीदते हैं? कम खरीद रहे हैं। पहले हम इस पॉइंट पे थे, अब यहाँ आ गए। सो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डायग्राम। यहाँ पे देयर इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व अपवर्ड। और यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस उतना ही है बट वी आर बाइंग लेस ऑफ दैट कमोडिटी। मे बी इनकम कम हो गया होगा, मे बी टेस्ट एंड प्रेफरेंस आउट ऑफ टेस्ट हो गया होगा, हो सकता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से फ्यूचर में प्राइस घटने वाला, तो अब अभी कम खरीद रहे हो, प्राइस उतना ही है फिर भी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कि इसको हम टैबुलर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। मान लो प्राइस जो है और क्वांटिटी डिमांड है, प्राइस 10 है तो हम कितना खरीद रहे हैं? 100 खरीद रहे हैं। और प्राइस घट गया, 8 हो गया तो हम एक ज़्यादा खरीद रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। उसी तरह से अगर मान लो प्राइस 10 है तो हम 100 खरीद रहे हैं, और प्राइस बढ़ गया तो हम कम खरीद रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, प्राइस की वजह से बढ़ घट रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है इंक्रीज और डिक्रीज में। प्राइस 10 है तो हम 100 खरीद रहे हैं, लेकिन अभी भी प्राइस 10 हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। हो सकता है आपका इनकम बढ़ गया होगा, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, और प्राइस 10 है, हम 100 खरीद रहे हैं, अभी भी प्राइस उतना ही है लेकिन हम कम खरीद रहे हैं, तो यहाँ इसको डिक्रीज बोलते हैं। हो सकता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो सकता है, अगर मान लो सीजन में अम्ब्रेला का डिमांड कम हो जाए, प्राइस उतने है लेकिन लोग कम खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है, तो ये अदर फैक्टर देन प्राइस की वजह से हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, सो ये डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है इसको अच्छी तरह से। और नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं आपके सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देखो क्या होता है इसका सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट मैंने बता रखा आपको, गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, अगर मान लो टी नहीं मिल रहा है तो हम कॉफी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे टी, और टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी है, कॉफी का सब्स्टिट्यूट क्या है? टी है। तो ऐसे गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, जो कि एक नेम मिलने से हम दूसरे को यूज कर सकते हैं। सो अब क्या है कि डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। अगर मान लो ना कि टी है और कॉफी है, ठीक है, अगर टी का प्राइस जो है, इसका टी का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा? अगर टी एक कमोडिटी है, इसका प्राइस बढ़ जाता है तो सब्स्टिट्यूट जो है कॉफी है, तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा? कॉफी का डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज हो जाएगा? कि टी जो है कंपैरेटिवली महंगा हो गया है, सो पीपल विल स्टार्ट बाइंग मोर ऑफ कॉफी। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। सो बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट good say coffee increases, then the demand for the given commodity say tea will rise, as the tea will become relatively cheaper as compared to coffee. ठीक है, तो ये समझाया मैंने ऊपर आपको। अब ये इसका ग्राफ में शो किया हुआ है। जैसे मान लो कि ये प्राइस ऑफ कॉफी है, हमेशा प्राइस पे लेते हैं, और डिमांड ऑफ टी है।
अगर मान लो टी का प्राइस, कॉफ़ी का प्राइस इतना था तो आप डिमांड इतना करते थे टी, लेकिन जब प्राइस, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया है तो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑफ टी। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, ये जो दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास डिमांड कर्व बनेगा। ये अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है और ये है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का, ठीक है। सो टी और कॉफी का, प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ कॉफी, ये दोनों आपको वैसे लिखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। सो इसमें ये क्या, डिमांड फॉर टी राइजेज फ्रॉम OQ टू OQ1 ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, दैट इज कॉफी, ठीक है। दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ कर्व, इफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर हम मान लो इसको ये लेते हैं कि प्राइस ऑफ टी है और डिमांड ऑफ टी है, हम दोनों जगह एक ही प्राइस और डिमांड लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस जो है सेम है, से 10 रुपीज है, लेकिन हम ज़्यादा यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं टी का। क्यों? इफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। और मान लो टी का जो प्राइस, टी जो है और टी इसका सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, वी विल डिमांड मोर ऑफ टी। सो टी जो है, डिमांड फॉर टी विल इंक्रीज। यहाँ पे डिमांड ऑफ टी हैज इंक्रीज नॉट बिकॉज प्राइस ऑफ कॉफी हैज, प्राइस ऑफ, यहाँ पे डिमांड ऑफ टी जो है वो बढ़ा है, इससे नहीं इसका प्राइस कम हुआ है। वी आर बाइंग मोर ऑफ टी नॉट बिकॉज प्राइस ऑफ टी हैज इंक्रीज, हैज फॉलन। हम टी ज्यादा इससे खरीद रहे हैं क्योंकि कॉफी का प्राइस बढ़ गया है। सो जब कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर देन दैट कमोडिटी, देन वी मूव राइट वर्ड, शिफ्ट करते हैं राइट वर्ड की तरफ, इसलिए हम यहाँ पे राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट करें, ठीक है। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि यहाँ पे डिमांड कर्व, देखो यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अगर मान लो कि टी है और इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, प्राइस ऑफ टी है, टी से प्राइस ऑफ टी 10 रुपीज है और हम इसी प्राइस पे कम खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं कम? क्योंकि अगर मान लो ये टी है, टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी है और कॉफी का प्राइस कम हो जाता है तो क्या होगा, हम लोग जो है टी को गिव अप करेंगे एंड दे विल स्टार्ट बाइंग मोर ऑफ कॉफी। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टी का जो है डिमांड कम हो जाएगा। सो टी का डिमांड कम हुआ इसलिए नहीं क्योंकि टी का प्राइस घटा बढ़ा है, इसलिए क्योंकि टी जो है एज कंपेयर टू कॉफी सस्ता हो गया, सो पीपल विल बाई मोर ऑफ टी, लेस ऑफ टी। यहाँ पे कॉफी का प्राइस अगर घटता है, सपोज मान लो कॉफी जो है 10 रुपये था तो अब 8 रुपये हो गया सपोज, तो अब क्या होगा, कॉफी इसके मुकाबले सस्ता हो तो लोग यहाँ आने लगेंगे तो इसका डिमांड जो है पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। सो यहाँ पे टी का जो डिमांड कम हुआ है नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ टी बट बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे वी विल मूव शिफ्ट लेफ्टवर्ड की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड आपको पता है कि कार और पेट्रोल बेस्ट एग्जांपल है, कार और पेट्रोल, ठीक है। अब क्या होता है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, मान लो कि कार का कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सा, पेट्रोल। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड ऑफ कार क्या हो जाएगा, लोग कम कार चलाएंगे तो घट जाएगा, ठीक है। सो तो क्या यहाँ पे यहाँ पे लिया हुआ है कि ये जो है आपका प्राइस ऑफ पेट्रोल है और डिमांड ऑफ पेट्रोल है, ठीक है। अब क्या हो गया, मान लो प्राइस पेट्रोल का बढ़ जाता है, इसी प्राइस पे हम कम पेट्रोल डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल का डिमांड कम हो गया नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो घट गया, बढ़ गया है, क्योंकि कार का डिमांड कम हो गया। अगर मान लो कार और पेट्रोल है, ठीक है, अब मान लो कि कार का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या करेंगे, कम कार यूज करेंगे, कम कार यूज करेंगे तो पेट्रोल का डिमांड जो है कम हो जाएगा। यहाँ पे पेट्रोल का डिमांड कम हो गया नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ द पेट्रोल बट बिकॉज इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है दैट इज कार, उसका डिमांड जो है वो इसका जो प्राइस बढ़ गया, ठीक है। अब देखो फिर से एक बार समझाता हूं मैं आपको, यहाँ पे क्या है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल है और यहाँ पे डिमांड ऑफ पेट्रोल है, ठीक है। प्राइस मान लो 80 रुपीज है
तो आप कितना डिमांड करते हो, इतना डिमांड करते हो, से 5 लीटर सपोज। जब जब सॉरी यहाँ पे है, जब 5 लीटर है और यहाँ पे 10 लीटर है, जब प्राइस 80 है तो आप 10 लीटर डिमांड कर रहे हो, लेकिन अभी भी प्राइस 80 है, लेकिन आप इसको कम कर रहे हो डिमांड। क्यों कम कर रहे हो? क्योंकि कार का प्राइस बढ़ गया है। कार का प्राइस बढ़ने से आप कम कार चलाओगे, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पेट्रोल का डिमांड कम हो जाए। यहाँ पे पेट्रोल का डिमांड कम हुआ है इसलिए नहीं कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा घटा है, इसलिए क्योंकि कार का जो प्राइस बढ़ गया है और उसकी वजह से लोग कम कार डिमांड कर रहे हैं, तो पेट्रोल भी कम यूज हो रहा है। सो यहाँ पे हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर मान लो से कार और पेट्रोल, या पेट्रोल और डिमांड ऑफ पेट्रोल है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान पेट्रोल अभी भी 80 रुपीज है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ज्यादा खरीद रहे हो। पहले मान लो 5 लीटर करते थे, अब 10 लीटर डिमांड कर रहे हो। क्यों डिमांड कर रहे हो? प्राइस ऑफ पेट्रोल नहीं बढ़ा है, कार का ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। जैसे यहाँ पे द डिमांड फॉर द पेट्रोल हैज इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कार हम पेट्रोल लेते हैं, ठीक है, हम कार का डिमांड प्राइस कम हो गया है, तो पीपल आर बाइंग मोर ऑफ कार। जब कार ज्यादा यूज करेंगे तो पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे पेट्रोल का डिमांड जो बढ़ा है, नॉट बिकॉज प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज कम डाउन, बिकॉज कार का प्राइस कम हो गया है, तो कार सस्ता हो गया है, मोर पीपल आर बाइंग कार एंड सो मोर पेट्रोल इज कंज्यूम्ड, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाए। तो यहाँ पे पेट्रोल का डिमांड बढ़ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज come down, but because the price of car has come down, and so people are buying more of car, ठीक है। So that is the reason why we shift rightward. अब नॉर्मल इंफीरियर गुड्स के बारे में समझेंगे इसी तरह से डायग्राम के थ्रू। अब देखो, विद द चेंज इन इनकम, मैंने बताया था नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स के बारे में समझा रखा। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होता है जिसका डिमांड इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन इनकम। जब मान लो कि नॉर्मल गुड्स क्या है, कि अगर हमारा वाई इनकम होता है, रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वाई इनकम इंक्रीज होता है तो हम डिमांड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसे गुड्स को नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि प्राइस ऑफ से नॉर्मल गुड्स है 10 रुपीज का है, तो आप कितना डिमांड कर रहे हो, सपोज 100 डिमांड कर रहे हो, ठीक है। अभी भी प्राइस उतना ज्यादा डिमांड करो, तो यहाँ पे आप ज्यादा डिमांड करो, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ दैट गुड हैज कम डाउन, बट बिकॉज योर इनकम हैज इंक्रीज। सो योर इनकम हैज इंक्रीज, सो यू आर बाइंग मोर ऑफ दैट कमोडिटी। सो इसमें हम राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि अगर प्राइस को ऐसे होता तो इसी मूवमेंट, इसी डिमांड कर पे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। नॉर्मल गुड्स व्हेन द डिमांड डिक्रीज विद द फॉल इन इनकम। अब देखो क्या होता है कि हमारा प्राइस इतना ही है, देखो विद द इंक्रीज इन इनकम, यहाँ पे क्या था कि वी वर बाइंग डिमांड नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेज, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल व्हेन डिमांड डिक्रीज, यहाँ पे हमें when the demand decreases with the fall in income, तो इनकम फॉल होगा तो हम इस तरफ आएंगे, ठीक है, ठीक है। with the decrease in demand, यहाँ पे डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं है। अगर when decrease in income the demand for normal good decreases, so there will be leftward shift, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व्स, ठीक है। सो अब क्या होता है ना कि यहाँ पे प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड उतना ही है, अभी भी से 10 रुपया है, और आप 100 खरीद रहे हो सपोज 10 रुपये पे, लेकिन अब आप कम खरीद रहे हो। क्यों कम खरीद रहे हो? क्योंकि आपका इनकम कम हो गया है, एंड ठीक है। तो इसी दैट इज द रीजन व्हाई देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा इसमें कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है इंफीरियर गुड्स के बारे में। इंफीरियर गुड्स मतलब क्या होता है कि वो गुड्स जैसे जैसे इनकम बढ़ता है उसका डिमांड कम हो जाता है, ये हमने पहले समझाया है। तो अगर मान लो इनकम इंक्रीज होता है तो आप क्या करो, कम खरीदोगे। यहाँ पे आप कम खरीद रहे हो कोई भी गुड्स को, नॉट बिकॉज इसका प्राइस चेंज हुआ है, बल्कि आपका इनकम कम हो गया है, इसलिए। सो हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। और अगर आपका इनकम इंक्रीज हो गया, मैंने बताया था ना कि टोन्ड मिल्क के बारे में, अगर मान लो आपका इनकम बढ़ जाता है, पहले आपका इनकम से 5000 था तो आप 2 लीटर टोन्ड मिल्क खरीदते थे, अब आपका 10,000 इनकम हो गया है, तो आप क्या करोगे, टोन्ड मिल्क कम कर दोगे और फुल क्रीम मिल्क, यानी कि टोन्ड मिल्क का डिमांड कम हो गया पहले के मुकाबले। तो उसी तरह से अगर इनकम इंक्रीज होता है तो हम कम खरीदते हैं नॉर्मल इंफीरियर गुड्स को, इसलिए हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं। और इनकम डिक्रीज होता है, मान लो कि इनकम कम हो गया तो हम वी बाई मोर ऑफ इंफीरियर गुड्स, सो वी शिफ्ट राइटवर्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चैप्टर में देखेंगे किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम देखेंगे।
सो अभी ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।